22.1 प्रस्तावना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को भारत में किसी भी जगह रहने तथा बसने का अधिकार अभिनिश्चित करता है। गतिशीलता की यह स्वतंत्रता किसी स्वतंत्र और उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए आदर्श मानी जाती है। कम से कम एक बार आवास में परिवर्तन अधिकांश देशों के लिए बिल्कुल आम हो गया है। जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि 1976 से 1981 तक 5 वर्ष में 7% भारत की जनसंख्या देश के भीतर गतिमान रही। 22.2 आंतरिक प्रवास के कारण। प्रवास एक जटिल स्थिति है जिसके बहुत से कारण हैं जिन्हें हम दो घटकों धकेलना और खींचना में बांट सकते हैं। 2.1 उपार्जन और रोजगार के अवसर। दो दशमलव एक उपार्जन और रोजगार के अवसर। यह भली भांति मान्यता है कि मूल स्थान और गंतव्य के बीच उपार्जन जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक संभावना सक्षम व्यक्तियों के भ्रमण की होती है। शहरी क्षेत्रों के बहुत से प्रवासी आरंभ में अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए यह अधिक उचित रोजगार मिलने से पहले संक्रामक चरण होता है। तथापि इन प्रतिमानों के सांख्यिक अध्ययन अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषित करने में सुस्पष्टता की कमी से बाधित हैं और प्रमाण यह स्पष्ट नहीं करता कि क्या उचित और अनौपचारिक क्षेत्र समान कामगारों को ऊपरी तौर पर उच्च भुगतान पेश करते हैं। शहरी प्रवासी आरंभ में अवलोकन के तौर पर समान स्थानीय लोगों की तुलना में कम अर्जन करते हैं, परंतु प्रमाण से पता चलता है कि यह अंतर कुछ वर्षों के भीतर गावत हो जाता है तथा स्थिति उलट हो जाती है। इस बात की उपलब्धियों अभी स्पष्ट नहीं है कि नया अलग अलग स्थानों के बीच बेरोजगारी दरों में अंतर से प्रवास के अवसर बढ़ते हैं। सीमित प्रमाण से संकेत मिलता है कि प्रवासी अक्सर देश छोड़ने से पहले अपने लिए शहरी रोजगार की पहचान करते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रवासी देशांतरण के बाद काम की तलाश करते प्रतीत होते हैं, जो मां तो अस्थायी रोजगार में होते हैं अथवा पूरी तरह बेरोजगार होते हैं। तथापि एक अध्ययन से स्पष्ट है कि विकासशील देशों में कृषि से अन्य ऑफ फार्म प्रवास के बाद तभी बंद होगा जब उपार्जन के बीच अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाए। यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि बेरोजगार कार्यकर्ता के पास अपने गृह देश में बस जाने के लिए रोजगार के अधिक अवसर यहां होते हैं जहां सूचना और संपर्क शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हों। नवसृजित रोजगार के अवसरों की अवस्थिति अंशतः अपनाई गई विकास प्रक्रिया पर निर्भर होती है। इस परिकल्पना की योजनाबद्ध जांच नहीं हो पाती कि आयात के बदले में कड़े शहरों में अधिक रोजगार मिलते हैं, यद्यपि भारतीय प्रकरण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि उदारीकरण के कारण नए शहरों का विकास हुआ है। यह परिकल्पना की गई है कि बड़े शहरों में रोजगार की विविधता अधिक रहती है और इसीलिए कार्य छोड़ देने की स्थिति में पुनर्नियोजन के अधिक अवसर होते हैं। इससे प्रवासी कार्यकर्ता के लिए बड़े शहर अधिक लुभावने होते हैं। 2.2 परिवार और नेटवर्क। शहरों में परिवार और उसके दोस्तों के बीच नेटवर्क होने से शहरों में प्रयास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके प्रतिकूल घर पर सुविकसित नेटवर्क होने से देशांतरम हतोत्साहित होता है। शादी के समय पत्नी से मिलने अथवा उत्तर का साथ देने के लिए देशांतरण आम प्रतीत होता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि माता पिता जब अपने निजी प्रवास का निर्णय लेते हैं तब उनके दिमाग में उनकी संतान का कल्याण भी सन्निहित होता है। शहरी प्रवासी प्रारंभ आरंभ में समान पड़ोस में प्रजातीय तौर पर रहते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि नेटवर्क से कुछ मामलों में वैज्ञानिकरण की प्रभावी लागत कम आती है। 2.3 दूरी। लघु दूरी के लिए प्रवास दूरस्थ स्थानों के प्रवास के मुकाबले अधिक आम है। क्या इससे अधिक दूर जाने पर अधिक लागत का पता चलता है? दूरस्थ विकल्पों के बारे में सूचना की कमी अथवा निकटस्थ आवास में देशांतरण की कमी का अब निर्धारण नहीं हो पाता है। 2.4 धन और पूंजीगत बाजार। अधूरे और अपूर्ण स्थानीय पूंजीगत बाजार बाहरी प्रवास को बढ़ावा देते हैं, जो या तो परिवारों की योग्यता पर प्रत्यक्षतः प्रतिबंध पर लगाकर अथवा रोजगार सृजन को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। महंगे प्रवास के वित्त पोषण की सुप्रसर लागत संभवतया धनी परिवारों के लिए कम होती है। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रथम, अन्य बातें समान होने पर धनी परिवारों से प्रवास अधिक आम है और इसके बदले में आय में असमानता बढ़ जाती है। दूसरे, चूंकि जब एक क्षेत्र धनी हो जाता है तो बर प्रयास तुतभा है क्योंकि वित्तीय अड़चनें कम हो जाती है। इन दो कारणों पर अनुभवजन्य प्रमाण उलझे हुए और विवादित हैं। कुछ अन्य परिवारों के अध्ययन मात्र से धन प्रभाव की जांच होती है और इसके परिणाम किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी उलान भरे होते हैं। कुछ ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार प्रवाह में उस समय वृद्धि होती है जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, परंतु यह शायद प्रमुखतः जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रभाव है और निश्चित अड़चनों को कम करने की बजाय रोजगार की बदली हुई स्थिति का प्रतीक है। 22 फरवरी 2005 जोखिम पर काबू पाने के लिए परिवार संचालन का कौशल परिवारों द्वारा अपनी जिम्मेदारी स्वयं वहन करने का एक तरीका है। अपने सदस्यों को ऐसे स्थानों पर प्रवासित करना नहीं वार्षिक प्रतिकूल का सामान्य घर पर सामंजस्य न हो सके। भूल ग्रह और प्रयाति के बीच संप्रेषण से शपथ अमान हो जाती है। इस परिदृश्य के संप्रेषण भाग के अनुरूप कुछ प्रमाण है, तथापि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि प्रकाश उच्च वार्षिक जोखिम जाते समुदायों में अधिक है। 2.6 सुख सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता। किसी स्थान विशेष पर मुख्य सुविधाओं के बढ़ने से उद्योग आकर्षित होते हैं या कृषि का विस्तार होता है। रोजगार विस्तरण और उच्चतर वेतन की सीमा तक बाहरी प्रयास हतोत्साहित किया जाए तथा देश के भीतर प्रवास को प्रोत्साहित किया जाए। स्थानीय मुक्त सुविधाओं से प्रवासी के निर्णय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है तथा जीवन स्तर अधिक आकर्षक हो सकता है। दुर्भाग्यवश विकासशील देशों में प्रवास परिणामी से मुक्त सुविधाओं की प्रभावित करने वाला कोई प्रमाण विद्यमान में प्रतीत नहीं होता है। 2.7 हिंसा। 2.7 हिंसा, बीमारियों और अकाल प्रभार।
यह सुस्पष्ट है कि हिंसा और प्राकृतिक अकाल की गाथाओं के परिणामस्वरूप आंतरिक तौर पर विश्वापित व्यक्तियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर देशांतरण होता है। तथापि हिंसा, राजनीतिक दबाव और बढ़ते हुए अकालों से बार-बार जोखिम के जारी रहने की सीमा तक प्रवासियों का प्रवाह सुप्रलेखित संख्या से काफी कम है। 2.8 प्रवास नियंत्रण और प्रोत्साहन। कुछ देशों ने आंतरिक प्रवास पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। जब तक राज्य बड़े उपाय करने को तैयार नहीं होता, इस तरह के नियंत्रण आमतौर पर अप्रभावी रहते हैं। कई संदर्भों में यह पाया गया है कि बहिष्कृत प्रवासी जल्दी ही वापस आ जाते हैं। कुछ साम्यवादी राज्यों में रोजगार, मकान, भोजन राशन और अन्य राज्य सुविधाओं तक पहुंच कुछ विशिष्ट स्थानों तक सीमित है, जिससे कार्य का प्रोत्साहन न मिलने से प्रवास पर प्रभावपूर्ण रोक लगती है। तथापि कम से कम चीन में अधिकतर बाजारोन्मुखी व्यवस्था के आगे से इन निमंत्रणों की प्रभावकारिता में कमी आई है और प्रवास में भलीभांति वृद्धि हुई है। (22.3) प्रवास के आर्थिक परिणाम। अर्थव्यवस्था में एक गतिशील श्रम बल बेहतर दक्षतापूर्ण उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक हो सकता है। जहां उच्च वेतन अच्छा उत्पादकता का संकेत देते हैं, वहीं वेतन लाभ के लिए प्रवास से उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तथापि सामान्यीकरण के लिए उत्पादक गुणवत्ता के प्रति आंतरिक प्रवास के कुल अंशदान पर कुछ अध्ययन हुए हैं। प्रवास अर्थव्यवस्था में बचत की दर और संचयन को भी प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार शायद विकास को भी। विशेषतः आमतौर पर माना जाता है कि अस्थायी प्रवासी अपने उपार्जन का अधिकांश बचत करते हैं, क्योंकि जोखिम विमुक्त प्रवासी कम और निश्चित आम के कारण अपने घर वापसी के लिए बचत करते हैं और इसीलिए कि परिवार से अलग रहकर व्यय की सीमांतक उपयोगिता कम हो जाती है। तथापि अस्थायी आंतरिक प्रवास के संदर्भ में समर्थक प्रमाद नहीं है। फिर भी अस्थायी प्रवास से अस्थायी रूप से बचत करने के अनुमान में वृद्धि हो सकती है। प्रवास से केवल उत्पादन की गुणवत्ता पर ही अंतर नहीं पड़ता, अपितु यह विभिन्न माध्यमों से गंभीरतापूर्वक आम के वितरण को भी प्रभावित करती है। प्रवासी काल्पनिक तौर पर प्रवास से उस समय तक लाभ उठाते हैं जब तक वे निर्णय में कोई गलती न करें, अथवा प्रवास के संदर्भ में सट्टेबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होता है, अथवा प्रवास प्रवासी की निजी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तथापि प्रवास से जुड़ी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन होता रहता है। भारत से प्रमाण संकेत देता है कि शहरी प्रवासी गृहस्थों का एक छोटा ग्रुप अत्यधिक दयनीय हालत में समय गुजारता है, जबकि एक औसतन प्रवासी गृहस्थ विशेषतः शहर में कुछ समय के उपरांत गैर प्रवासियों की तुलना बेहतर जीवन यापन करता है। प्रवास मूल स्थान और गंतव्य दोनों जगह लोगों की आय को भी प्रभावित करता है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ही प्रवासी श्रमिक स्थानांतरण करते हैं, गैर प्रवासियों का उपार्जन का तरीका बदल जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मूल स्थान पर मजदूरी में वृद्धि होती है अथवा यह गंतव्य स्थान पर घट जाती है। आगे चलकर कुशल प्रवासियों के प्रस्थान से उनके बीच छूट गए लोगों की शिक्षा और प्रशिक्षण में वृद्धि हो सकती है, परिणामस्वरूप मानव पूंजी में अधिक निवेश होता है तथा आम में वृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल कम से कम 2 बल कार्य करते हैं। प्रथम, सुशिक्षित कार्यकर्ताओं के पूल द्वारा संचालित सामूहिक अर्थव्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि कुशल कारीगरों के जाने से शिक्षा में वस्तुतः कमी आ सकती है। दूसरे, प्रवासी माता पिता द्वारा अपने पीछे छूट गए बच्चों की शिक्षा पर 2 विरोधाभासी बल कार्य करते हैं। प्रवास से अधिक वित्त पोषण तथा बेहतर शिक्षा के संसाधन मुहैया हो सकते हैं, परंतु माता पिता की गैर मौजूदगी में बच्चों को विद्यालय भेजने की वचनबद्धता कम हो जाती है। एक अन्य प्रमुख मार्ग जिसके माध्यम से प्रवास गैर प्रवासियों की आय को प्रभावित कर सकता है, संप्रेषण है। इससे धनी और निर्धन परिवार कितना लाभ उठाते हैं, अभी तक कुछ विवादित मामला है। भारत में आदिम गांवों के अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण शहरी प्रवास जो ग्रामीण गृहस्थों में से निर्धनतम के बीच दुर्लभ तथा कृषक मजदूरों के बीच अधिक आम है, पुनः बेहतर स्थिति वाले ग्रामीण गृहस्थों के बीच कम होता है, परंतु ग्रामीण धनियों के पढ़े लिखे बच्चे आमतौर पर शहरों में चले जाते हैं। ग्रामीण अध्ययन के इन प्रेक्षणों की शहर से गांव की और संप्रेषण कम है तथा यह कि धनी परिवारों के बच्चों की उनके ग्रामीण संबंधों को बनाए रखने और संप्रेषण की अधिक संभावना है के साथ जोड़ने पर यह अर्थ निकलता है कि संप्रेषण अपेक्षाकृत धनी ग्रामीण परिवारों को प्रमुख तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। 22.4 भारत में आंतरिक प्रवास। जनसांख्यिक प्रवास को 4 व्यापक नजरों से देखते हैं: क ग्रामीण इलाकों में, स शहरी इलाकों में, ग ग्रामीण से शहरी इलाके में और 5 शहरी से ग्रामीण इलाकों की ओर। इन वर्गों में वस्तुतः अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय प्रवास परिवेष्टित हैं। 1991 की जनगणना में रोजगार, शिक्षा, कारोबार, विवाह, परिवार, पुनरावस्थिति, प्राकृतिक आपदा और अन्य का विश्लेषण किया गया। 1991 की जनगणना के आधार पर कुल प्रवासी जनसंख्या 8,21,07,175 अर्थात मोटे तौर पर देश की जनसंख्या का 9% थी। इसका लगभग 2/3 महिलाएं थी तथा मात्र आधी संख्या 27,255,302 पुरुषों की थी। कुल प्रवासियों में 85.1% ने अपने 0 से 9 वर्ष का समय अंतिम गणना के आवास के स्थान पर बिताया है। देश भर में कुल प्रवासियों का 13.5% प्रवना राज्यों के बीच स्थानांतरित हुआ। विभिन्न राज्यों के ब्यौरों से रोचक परिणाम सामने आते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रवासी 16,65,328 प्रविष्ट हुए। इसके पश्चात दिल्ली 15,87,661, पश्चिम बंगाल 10,96,152, मध्य प्रदेश 9,78,478 और उत्तर प्रदेश 8,07,459 में प्रवासियों की संख्या क्रमशः कम होती गई। किसी राज्य से बाहर अधिकतम आव्रजन उत्तर प्रदेश 24,57,996 से तथा उसके बाद ठीक आधी संख्या में बिहार से हुआ। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब राज्य के अंदर और बाहर कमोबेश बराबर की संख्या में आव्रजन हुआ। केरल में 2,64,140 प्रवासी आए, 4,39,285 बाहर गए। गुजरात और बिहार राज्य के अंदर और बाहर प्रवास के संबंध में रोचक तुलनात्मक स्थिति पेश करते हैं। बिहार की ओर आने वाली जनसंख्या 3,61,337 तथा बिहार से बाहर जाने वाली जनसंख्या 12,26,839 थी। इसके प्रतिकूल गुजरात में आने वाले प्रवासी 7,16,190 बिहार के मुकाबले दुगने थे तथा बाहर जाने वाली जनसंख्या 3,05,738 मोटे तौर पर बिहार छोड़ने वाली जनसंख्या का 1/4 थी।
वस्तुतः विभिन्न राज्यों में और राज्यों से बाहर प्रवास विभिन्न विकास सूचकांकों जैसे औद्योगिकीकरण, शिक्षा और रोजगार की उपलब्धता पर उनके निष्पादन के कारण हो सकता था। जबकि बिहार और गुजरात में समीक्षात्मक विभिन्नताएं हैं, किसी राज्य में प्रवास प्रतिदर्शों के निर्धारण के लिए राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवासियों का आना इन राज्यों में विशाल जनसंख्या के प्रति विचारणीय हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कुल प्रवासी जनसंख्या का मात्र 1.3% है। भारत को निरंतर एक स्थिर इमोबाइल जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इस शताब्दी में आंतरिक प्रवास में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। तथापि प्रवास में प्रतिशतता वृद्धि उप-सहारा अफ्रीका के हिस्सों में होने वाले सक्रिय पारगमन की तुलना में बहुत कम मानी गई है। भारत में प्रवास अधिकतर परंपरागत रूप से अल्पकालिक तौर पर एक गांव से दूसरे गांव तक आवागमन तक सीमित है, जो सभी प्रवासों के 60% से अधिक है, और इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं, जो शादी होने पर अपने पैतृक गांव से विवाहोत्तर गांवों में चली जाती हैं। लंबी दूरी वाले शहरोन्मुख प्रवास भारत के अंदर कुल आवागमन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसके कारण साहित्य में भारत की जनसंख्या को विचरण न करने वाली जनसंख्या का नाम दिया जाता है तथा यह गतिशीलता के प्रारंभिक दौर में बनी रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता से जनसंख्या भूमि कार्य से जुड़ी हुई है। इस बारे में सुझाव है कि लंबी दूरी वाला शहरोन्मुख प्रवास केवल तभी संभव होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त कृषि की वर्चस्वता से कहीं पर बस जाने और कमाने की संस्कृति का सूजन हुआ है, जो प्रवास को निरुत्साहित करती है। छोटी उम्र में विवाह और जनता के मध्य निकट के गांवों और क्षेत्रों में अंतर विवाहों की परंपरा से प्रौढ़ों पर बल भी उत्तरदायित्व आ गए हैं तथा लंबी दूरी पर प्रक्स करने की आवश्यकता में कभी आई है। अंततः सुझाव दिया जाता है कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताएं इस प्रकार की हैं कि यहाँ के कुछ राज्य यूरोपियन देशों के मुकाबले आकार में अधिक बड़े हैं और यहाँ अंतर्यस्त लंबी दूरियों और अपेक्षित सक्षम सामाजिक आर्थिक अनुकूलताएं लंबी दूरी के प्रयासों को हतोत्साहित करने के लिए स्वयं में पर्याप्त हैं। 22.5 ग्रामीण और शहरी प्रवास प्रवाह। 1960 के दशक में प्रवास पर स्थानीय तौर पर गांव से गांव के बीच प्रवास का वर्चस्व था, जिसे अधिकांश शताब्दी के लिए भारतीय प्रवास का नाम दिया गया। तथापि यह अवधि कम दूरी वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से स्थानीय और क्षेत्रीय शहरी इलाकों में प्रवास की संख्या में वृद्धि की साक्षी थी। यद्यपि लंबी दूरी का प्रवास, जो अभी भी भारत की प्रवास व्यवस्था का आंशिक पहलू है, पर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का वर्चस्व था, जिसमें शहरी रहन-सहन का विकास अंतर्निहित है। यह दशक शहरी अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि और उससे जुड़े हुए छोटे कस्बों के प्रतिरोध का द्योतक है। इस प्रकार इस अवधि में भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, यद्यपि शुरुआती दौर में वह लंबी दूरी के पलायन से आरंभ हुई। शहरीकरण में वृद्धि अभी भी जारी है, क्योंकि भारतीय प्रवास व्यवस्था में गांवों से शहरी प्रवास का महत्व बढ़ रहा है। 1960 के दशक में गांवों से कई क्षेत्रों की और बहिर्गमन कुल प्रवास का 14.6% था। 1970 तक यह बढ़कर 15.3% तथा 1991 में और बढ़कर 17.7% हो गया। 1960 के दशक से भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास में वृद्धि के बावजूद प्रवास व्यवस्था पर एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास का वर्चस्व बना हुआ है। सारणी 1। 1991 में संपूर्ण प्रवास का 64.5% प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। पैतृक शादियों के प्रचलन के कारण गांव के प्रवास में महिलाओं का बहुमत है। मच्चापी मह प्रक्रिया देश भर में लागू है। अतः किसी के द्वारा सुझाव दिया गया है कि भारतीय विवाह बाजार विवाह व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लंबी दूरी अधिक व्याप्त है। परिणामस्वरूप गांव से गांव के प्रवास की दूरियों में वृद्धि हुई, जिससे अंतरराज्यीय गांव से जुड़े हुए प्रवासों की संख्या बढ़ी है। बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी कृषि पद्धतियों के विकास और परिणामस्वरूप उत्तर पश्चिम भारत में कृषिक मजदूरों की मांग में वृद्धि ने गांव से गांव तक लंबी दूरी के पलायन में वृद्धि को प्रेरित किया है, जिससे कृषि कार्य के लिए अवसरों में वृद्धि हुई। बाकी ग्रामीण और प्रहरी प्रवासों, शहरी ग्रामीण और शहरी शहरी का योग भारत में प्रवास तंत्र का मात्र एक छोटा पहलू बना हुआ है। 1960 के दशक में शहरीकरण में वृद्धि के उपरांत शहरी शहरी प्रवास कुल प्रवास का लगभग 12% बनता है। शहरी शहरी प्रवास का अधिकांश शहरी रहन-सहन के माध्यम से ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के रूप में है। तर्क दिया जाता है कि ऐसे प्रवास पर लोक सेवकों और सेवा क्षेत्रों में नियोजित उन सभी का वर्चस्व है जो विशाल शहरी क्षेत्रों में जाकर पर्याप्त बड़े वेतन के माध्यम से अपने रोजगार में सुधार के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार अधिकांश पलायन प्रति व्यक्ति कम आम बातें क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में होता है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक है। शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास निरंतर कुल प्रवास की न्यूनतम प्रतिशतता 1991 में लगभग 6% बना हुआ है। सामान्यतः हम यह सोचते हैं कि गांव से शहरी प्रवास में वृद्धि उसके समांतर लोगों के शहरी क्षेत्रों से उपनगरीय क्षेत्रों में पलायन को बढ़ावा देती है। तथापि यह संकेत देने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है कि प्रवासीय व्यवहार को दर्शाने वाला सिद्धांत केवल भारत के संदर्भ में लागू होता है। यह बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार की कर्मी शहरी ग्रामीण प्रवास के पीछे मुख्य घटक है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया जाता है कि अस्थायी श्रमिकों की वापसी उस प्रवासी प्रवाह का एक प्रमुख वर्ग बन सकता है। यह भी सूचित किया गया है कि वापस आने वाले प्रवासी वे हैं जिन्होंने शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से अपनी उत्पादक जीविका पूरी कर ली है और अपने ग्रामीण मूल क्षेत्र को वापस आ रहे हैं। जिनके अपनी निजी कृषि भूमि है, उनकी इस प्रकार के प्रयास में सहभागिता की सर्वाधिक संभावना रहती है। 6 प्रवासियों के लक्षण। गतिशील जनसंख्या के लक्षणों का अध्ययन ऐसा क्षेत्र है जो प्रवास पर आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति बार जनगणना आंकड़ों की उपलब्धता के बावजूद भारतीय जनसांख्यिकी में अत्यधिक अनदेखा क्षेत्र है।
इस विषय पर अधिकांश साहित्य लघु पैमाने पर अनुभवजन्य अध्ययनों का हवाला देता है, जिससे सभी प्रवासियों के आम लक्षणों की कल्पना की जाती है। भारतीय प्रवास का प्रमुख लक्षण आयु का चयन है। यह दर्शाया गया है कि 25 से 30 वर्ष का आयु वर्ग सर्वाधिक प्रवासी ग्रुप है। तथापि पुरुष प्रवासियों की तुलना में महिला प्रवासी पतियां स्थानिक विवाह के कारण कम आयु वर्ग की हैं। इस प्रकार आयु का चयन अंतर्राज्य और अंतर्राज्यीय दोनों स्तरों पर सभी प्रवास प्रवाहों में स्पष्ट है, और वह एकमात्र लक्षण ऐसा है जो भारत में सभी प्रवास प्रवाहों के लिए सार्वभौमिक है। भारत में प्रचलित प्रत्येक प्रवास प्रवाह दृढ़ता से लिंग का चयन करता है। अंतर्राज्य स्तर पर महिलाएं गांव से गांव प्रवास पर वर्चस्व बनाए हुए है, जो कुल प्रवासियों के 2/3 से अधिक है। यह वर्चस्व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा विवाहोत्तर प्रवास की प्रक्रिया के कारण है। ग्रामीण शहरी तथा शहरी शहरी प्रवाह दोनों पर पुरुषों का वर्चस्व है, और अंतर्राज्यीय स्तर पर सभी प्रवास प्रवाहों पर पुरुषों का वर्चस्व है। कुल प्रवासियों के साथ प्रवासी महिलाओं का अनुपात प्रवास की दूरी के विलोमतः बदलता है तथा लंबी दूरी तक ग्रामीण शहरी और शहरी शहरी पलायनों के पुरुष वर्चस्व पर जोर देता है। इस प्रकार लिंग चयन के पीछे मुख्य कारण प्रवास के कारणों में समाहित है। यह कल्पना की जाती है कि पुरुष प्रवास प्रमुखतः आर्थिक कारणों से तथा महिला प्रवास शादी के लिए होता है। इस प्रकार ऐसे प्रवास जिनका गंतव्य शहरी है और जहां आर्थिक अभिलाभी की इच्छा रहती है, महिलाओं के मुकाबले पुरुष प्रवासियों को आकर्षित करेंगे। जब पुरुष शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं तो उसके पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सुरक्षा के लिए महिलाएं बनी रहती हैं। केरल से पुरुष प्रधान प्रवास के प्रभावों के अध्ययन से पता चला कि गृहस्थ स्तर पर संप्रेषण को प्रवास से प्रमुख प्रभाव आर में वृद्धि था। तथापि गांव से शहरी प्रवास का पुरुष वर्चस्व संपूर्ण भारत में एक जैसा नहीं है। उत्तर भारत में ऐसे प्रवास में पुरुष का चयन अधिक है और दक्षिण भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है। उत्तर भारत में प्रवास के लिए पुरुषों के अधिक चयन ने जाति प्रथा और धर्म दोनों को प्रभावित किया है। इस प्रकार जातियों आमतौर पर भूमिहीन हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पति पत्नी के अलग रहने की आवश्यकता कम हो गई है। उत्तर भारत में इस्लाम के प्रवास प्रभाव से महिला प्रवास पर रोक लगी है, परिणामस्वरूप कई उत्तरी शहरों में पुरुष लिंग अनुपात प्रभावित हुआ है। तथापि सिद्धांत से संकेत मिलता है कि गांव से शहरी प्रवास अधिकांशतः उन प्रवासियों के लिए आर्थिक रूप से चयनात्मक है जो कम आय छुपों से मूल रूप से संबंधित हैं और उसके परिणामस्वरूप एक बार शहरी क्षेत्रों में आने पर हमेशा के लिए निम्न आय वर्ग में बने रहते हैं। इस तरह की प्रक्रिया भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के आर्थिक चमन को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं करती है। भारत में निर्धन और धनी दोनों जो प्रवास करते हैं, आमतौर पर बहुत निर्धनतम, मध्य अथवा बहुत धनी वर्ग से संबंध रखते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि निर्धन के लिए शहरी प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में घटती हुई उत्पादकता के प्रति एक जिंदा रहने की कला है, जबकि धनी के लिए ऐसा प्रवास आर्थिक से चयन के लिए होता है। प्रवासी की आर्थिक दशा केवल प्रवास के लिए प्रेरणा ही नहीं देती, अपितु प्रवास के साधन भी मुहैया कराती है। भारत में प्रवास का महिला बहुल गांव से गांव तक लघु दूरी पर पलायन का इतिहास है। गत 4 दशकों में प्रवास में अंतर्राष्ट्रीय लोगों का इतिहास है। गत 4 दशकों में प्रवास में अंतर्यस्त लोगों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है, जिससे अधिक दूरी के पलायन वाले शहरी गंतव्यों की और प्रवास प्रवाह में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों में हाल में हुए परिवर्तन कुछ प्रयास प्रवाहों के लिंग चयन में धीरे धीरे बदलाव लाने के लिए कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों की वृद्धि और परिणामस्वरूप उद्योग आधारित रोजगार के सृजन से ऐसे प्रवास के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलने लगे हैं जो शहरी क्षेत्रों में वर्चस्व बनाए हुए हैं। 22:07 प्रवास और अधिशहरीकरण। ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य परिणाम अधिशहरीकरण है। अधिशहरीकरण में शहरों में रहने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात में विशुद्ध वृद्धि और विशिष्ट शहरों में जनसंख्या का घनीकरण सन्निहित है। इस सीमा तक कि ग्रामीण शहरी आवर्जन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रमिक का गलत आवंटन होता है और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रहन-सहन की लागत में वृद्धि होती है। अधिशहरीकरण एक समस्या है। इसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रयुक्त हुआ माना जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र तथा लैटिन अमेरिकी का उतना भाग जहां ग्रामीण श्रमिक की सीमांतक उत्पादकता शून्य है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बंजर भूमि अभी भी उपलब्ध है और जहां कृषि के विस्तार पर संस्थागत अवरोधों पर काबू पाया जा सकता है, वहां ग्रामीण शहरी आवर्जन से संभाव्य कृषि पैदावार की हानि होती है। यह भी याद रखना होगा कि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ है। कृषि परिवारों द्वारा श्रमिक उपयोग अत्यधिक है। वर्तमान ग्रामीण शहरी आवर्जन प्रतिदर्थों की अदक्षता संभाव्य ग्रामीण उत्पादन की हानि और शहरों द्वारा अपने विद्यमान श्रमबल को उत्पादक कार्यों में पूर्ण रूपेण लगाने में अक्षमता का परिणाम है। अधिशहरीकरण की समस्या में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों के बीच तनाव की स्थिति है। कुल मिलाकर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अथवा व्यक्तिगत स्तर पर अदक्षता के बावजूद अधिकांश प्रवासियों का कहना है कि उन्हें आर्थिक कारणों से पलायन के लिए उकसाया जाता है और यह उनकी आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। तब व्यक्तिगत ग्रामीणों के लिए प्रवास आर्थिक कारणों के प्रति युक्तियुक्त प्रतिक्रिया हो सकता है और पलायन से होने वाले लाभ को खारिज करना इतना आसान नहीं है। परंतु राज्य के दृष्टिकोण से प्रवासियों द्वारा शहरी संसाधनों और सुख सुविधाओं पर दबाव के बारे में क्या कहना है और विकासशील स्वयं इस समस्या के निवारण के लिए क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय नीतियों निश्चित तौर पर अधिशहरीकरण के लिए योगदान करती है। जब शहर तथा गांव के बीच आप उपार्जन अवसरों में तीव्र असंतुलन पैदा होता है, तब लोग शहरी कामों की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका निराकरण करने वाली राष्ट्रीय नीतियों में शामिल है संस्थागत रूप से कठोर न्यूनतम वेतन नीतियां, अधिक मूल्यांकित विदेशी मुद्रा दरें जिनके कारण पूंजी का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम हो जाता है, शहरी सेवाओं का प्रतिशक्ति असमानुपाती प्रावधान, विषम लोक निवेश और कराधीन कार्यक्रम जो प्रमुख शहरी इलाकों में रहने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों को प्रोत्साहन मुहैया कराते हैं, और परिवहन व्यवस्था जो महानगरों और इसके इर्द गिर्द के इलाकों तथा उपेक्षित पृष्ठ प्रवेश पर केंद्रित रहती है। सरकारी नीतियों में ग्रामीण और शहरी आर्थिक अवसरों के बीच अधिक सजीव संतुलन पैदा करने की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण विकास और वितरित शहरीकरण कौशल के वास्तविक संयोजन से पैदा होते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट लघु, मध्यम और दीर्घकालिक नीति उपस्कर उपलब्ध है। अल्पावधि नौकरियों में ग्रामीण रोजगार और उससे जुड़े हुए आयोपार्जक अवसर पैदा करने तथा आंतरिक प्रवास की व्यवस्था को सुधारने और उसे मुक्तिसंगत बनाने का प्रयास शामिल होना चाहिए।
इसे भूमि अनुवाद अर्धकुशल के लिए ग्रामीण लोक निर्माण कार्यक्रम, कृषि उत्पाद समर्थन मूल्य जिसमें पलाल बीमा योजनाएं, प्रतिभूतियों और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिमूल्य विनिमय दरें शामिल हों, छोटे किसानों के लिए पर्यवेक्षित क्रेडिट कार्यक्रम जिसमें स्थानीय तौर पर अपनाए गए कृषि निवेश और विस्तार सेवाएं शामिल हों, विशेष रूप से लोक क्षेत्र में सिविल सेवा वेतनमानों का संशोधन करके अथवा गहरी कीमतों और करों में ग्रामीण मूल्यों और करों के मुकाबले असमान वृद्धि करके शहरी वास्तविक वेतन दरों पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के विनिमय और रोजगार सूचना पद्धतियों के उपयोग की संभावनाओं की तलाश की सहायता से किया जा सकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों काम की तलाश करने वालों के साथ शहरी रोजगार अवसरों का तालमेल हो सके। मध्यांशधि नीतियों में अधिक मौलिक संस्थागत और बौद्धागत परिवर्तन आरंभ किए जाने चाहिए। इनमें विकास प्राथमिकताओं की पुनर्व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल होनी चाहिए। इसमें व्यापक ग्रामीण विकास को ऐसे विस्तृत शहरीकरण कौशल के उच्चारण के साथ साथ अधिक महत्व मिलता है जो शहरी बाजारों, ग्रामीण सेवा केंद्रों और छोटे क्षेत्रीय शहरों के विकास पर जोर है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और सेवा केंद्रों की एक श्रेणीबद्ध संस्था का सूजन करना है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या की व्यापक उत्पादक और उपभोक्ता सामान, स्थानीय एकाधिकार वाली शक्तियों के विद्यमान नियंत्रण को हटाने के लिए फैले हुए बाजारों और रोजगार अवसरों तक पहुंच हो सके। अधिशहरीकरण को मान्यता देने वाली दीर्घकालिक नीतियों उपयुक्त राष्ट्रीय नीतियों द्वारा समर्पित भूमि सुधार से आरंभ होगी। भूमिहीन मजदूर और शहरी प्रवासी क्यों पैदा होते हैं? इसी कारण नई उच्च पैदावार वाली अनाज की किस्मों से होने वाले लाभ पहले से ही समृद्ध लोगों को ही अनमय रूप से प्राप्त होते हैं। नई कृषि प्रौद्योगिकियों के निश्चित मानदंड नहीं है, अर्थात के छोटे और बड़े क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभावी है, परंतु संस्थागत रूप से उदासीन नहीं है, अर्थात बड़े और अधिक धनवान किसानों की नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक क्रेडिट, विस्तार सेवाओं और अन्य निवेशों तक अधिक संस्थागत और राजनीतिक पहुंच होती है। भूमि सुधार यदि उचित रूप से आरंभ किए जाए, ग्रामीण परिसंपत्तियों और आय उपार्जक अवसरों के लिए महान राथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक साधन भी है। कार्य करने के लिए भूमि सुधारों का उन नीतियों के पक्ष में समर्थन किया जाना चाहिए जो क्रेडिट उपलब्धता का विस्तार करती है, निवेश आपूर्ति का सुधार करती है, अनुसंधान और विस्तरण सेवाओं को बढ़ावा देती है तथा नई भंडारण और विपणन सुविधाओं का निर्माण करती है। नए शहरों के विकास के माध्यम से विस्तृत शहरीकरण की प्रक्रिया और विद्यमान ग्रामीण सेवा केंद्रों के मजबूतीकरण का निवेशकों को विस्तृत शहरी क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देकर तथा नए गैर कृषि रोजगार अवसरों के सृजन के लिए अनेक सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रमों का पुनर्निवेशन करके समर्थन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीति ने और अधिक पूंजी बहुल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का बढ़ावा दिया है, जिसे प्रयुक्त किया जाना चाहिए यदि संबंधित घटक के मूल्य संबंधिमा घटक की दुर्लभताओं की अधिक सटीक स्थिति दर्शती है। ग्रामीण और शहरी उत्पादन प्रक्रियाएं स्पष्ट संसाधन मूल्यों और इस प्रक्रिया के विदेशी मुद्रा प्रभार के बावजूद अधिक पूंजी भूल हो चुकी है। इस विपालता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने महसूस किया है कि अधिग्रहणीकरण पर रोक लगाने वाली नीतियों बड़े पैमाने पर विफल हुई हैं और अर्थविदों ने कुछ दशक पहले वस्तुतः इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। जनता की देशांतरण के लिए मजबूर करने के प्रयासों को परिकलित कर पाना असंभव है और सरकारों को समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए शहरी दोषपूर्ण नीतियों को बदलने के लिए वास्तविक इच्छा का अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन किया है। सार्वजनिक नीति की भूमिका निश्चित तौर पर कुछ घटकों द्वारा बाधित है। अधिशहरीकरण पर सार्वजनिक नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण है, परंतु यह विश्वभर में अधिक व्यापक नीति के आने के परिणामस्वरूप निष्फल हुआ है। कुछ अर्थविद अधिशहरीकरण को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक नीति की सक्षमता को सबहास्पद मानते हैं और कहते हैं कि इससे विशेष रूप से निर्धन और धाम वर्ग का कल्याण नहीं होगा। तथापि उनका दृढ़ विश्वास था कि अधिकांश नीति निर्माता विशिष्ट ग्रामीण और शहरी उत्पादन प्रक्रियाएं स्पष्ट संसाधन मूल्यों और इस प्रक्रिया के विदेशी मुद्रा प्रभार के बावजूद अधिक पूंजी भूल हो चुकी है। इस विपालता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने महसूस किया है कि अधिग्रहणीकरण पर रोक लगाने वाली नीतियों बड़े पैमाने पर विफल हुई हैं और अर्थविदों ने कुछ दशक पहले वस्तुतः इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। जनता की देशांतरण के लिए मजबूर करने के प्रयासों को परिकलित कर पाना असंभव है और सरकारों को समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए शहरी दोषपूर्ण नीतियों को बदलने के लिए वास्तविक इच्छा का अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन किया है। सार्वजनिक नीति की भूमिका निश्चित तौर पर कुछ घटकों द्वारा बाधित है। अधिशहरीकरण पर सार्वजनिक नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण है, परंतु यह विश्वभर में अधिक व्यापक नीति के आने के परिणामस्वरूप निष्फल हुआ है। कुछ अर्थविद अधिशहरीकरण को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक नीति की सक्षमता को सबहास्पद मानते हैं और कहते हैं कि इससे विशेष रूप से निर्धन और धाम वर्ग का कल्याण नहीं होगा। तथापि उनका दृढ़ विश्वास था कि अधिकांश नीति निर्माता विशिष्ट आर्थिक नीतियों के जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभाव से पूरी तरह अनभिज्ञ छते हैं और स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। संशयी अपविध प्रधान के प्रतिकूल उदारीकरण की नई कड़ियादिता, जिसमें संतुलित बजट, आर्थिक सहायता और टैरिफ का इटामा, सरकारी उद्यमों का निजीकरण और विधि का प्रतिष्ठान तथा संपत्ति अधिकार जिनसे स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अधिकतापूर्वक कार्य करते हैं, शामिल है। ग्रामीण शहरी प्रवास पर छोटे पैमाने पर उस नीति की तुलना में अधिक प्रभाव रखती है जिसका उद्देश्य इस समस्या की प्रत्यक्षतः प्रभावित करना था। संशयी व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में व्यवधान से आशंकित है। सरकारें उस स्थिति में शहरी वृद्धि पर रोक लगाने को प्रेरित नहीं हो सकती हैं जब शहरी रोजगार तेजी से बढ़ रहा हो, जब विदेशी निवेश इतना अधिक होता कि अवस्थापना में सार्वजनिक निवेश की दृष्टि में औद्योगिक पूंजी संचयन का अंत न हो, जब आर्थिक विकास पर्याप्त तेजी से ही जिससे सरकार के पास ऐसे संसाधन हो जिन्हें मूल अवस्थापना निवेश बनाए जाने की आवश्यकता है, और जब कृषि विकास के परिणामस्वरूप छोटे कस्बों और शहरों में तीव्र वृद्धि हो जो एक संवर्धित समृद्ध गांव के लिए विपणन भंडार और वाणिज्यिक केंद्रों के क्षेत्र में सेवा कर सकें। जहां ग्रामीण शिक्षा में प्राप्ति होती है जिससे शहरी विकास के कारण अनुसार मजदूरों की बाढ़ न आए, वहां संपूर्ण मामले पर सरकारें बहुत कम ध्यान देती है। दृढ़तापूर्वक कहें तो सफल कृषि विकास स्वयं ग्रामीण शहरी प्रवास के लिए एक सहयोगी हो सकता है। गांव शहरों को स्थापित करने का विचार गंभीर है, परंतु इसके सामने विकट रूप से वितरित राष्ट्रीय बजट की स्थिति में अवस्थापना व्यय की चुनौती है। वह अंतर्विरोध भी है कि पुनःयानित कृषि मूल्य आप रूप से स्थायी शहरी वृद्धि कर सूचक नहीं है, क्योंकि कम कृषि मूल्य उस विदेशी मुद्रा उपार्जन को कम कर देते हैं जो शहर के विकास के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम से अवमूल्यन, सरकारी बजट चाटी में कमी, धन आपूर्ति विकास में कमी, शहरी क्षेत्र में वेतन और रोजगार में कमी, राज्य उद्यमों के बजटों में कटौती और किराया सहभागिता और किराया मांग व्यवहार के अन्य स्वरूपों में सामान्यतः कमी के कारण हामिनसूरी विकास में कभी की संभावना है।
तथापि सरकार को ग्रामीण गहरी साम्यावस्था को आगे बढ़ने से रोकने में विशिष्ट भूमिका निभानी है। शहरों के आकर्षण में स्पष्टतया मनोवैज्ञानिक घटक है, परंतु संवरण के लिए धकेलना चटक नहीं होना चाहिए जो कृषि में निम्न स्तरीय निवेश के परिणाम सामने आता है। शहरी अवस्थापना पर असमानुपातिक भार दिया जा रहा है। जब शिक्षा की बारी आती है तो गांवों को अनदेखा कर दिया जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वेतन की विषमता एक समस्या है जिसका लक्षित चुनौतियों के द्वारा पता लगाना है। बाजार बलों के प्रति अधिकांशत अधिश्रीकरण की समस्या को छोड़ देने से साम्यावस्था वापस